हेलो। हेलो। नमस्ते, मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा ठीक है, मैं चेक कर रहा था ना ये इसमें लगा के लीड को। तो बहुत बढ़िया, ये आपका स्वागत है। हम शुरू करेंगे, बाकी जो आते रहेंगे। ठीक है नहीं? रेखा कुमारी जी आइए, स्वागत है सभी साथियों का, स्वागत है। आज हम नमस्ते 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 नमस्ते। तो शुरू करते हैं, 9:30 हो गए, ठीक है ना? बाकी सब आते रहेंगे आज। वो है, ये दिखाई दे रहा है ना अपना प्रेजेंटेशन? अच्छा ठीक है। तो आज हम संविधान पे बात करेंगे, आज से सीरीज शुरू करेंगे। संविधान को पूरा हमने बताना है, अनुच्छेद वाइज एक से एक शुरू करेंगे बिल्कुल। एक अनुच्छेद से लेकर के, उसके प्रेम्बल से लेकर के और आखिरी अनुच्छेद तक हम उस पर अनुच्छेद वाइज अब सीरीज़ में चर्चा करेंगे लगातार। और ये जो हमारा संविधान चालीसा है, जो हमने 14 मई 2022 से शुरू किया था, संविधान चालीसा अर्थात संविधान के 40 अनुच्छेद, वो अनुच्छेद जो भारत के सबसे कमज़ोर तबकों को, जिसमें ढोल गवार शूद्र पशु नारी, जिसमें कि गवार जो सबसे अनटचेबल्स हैं, कमज़ोर हैं, शूद्र जो शूद्र में आते हैं, शूद्र जातियाँ आपको पता ही हैं, किसान कृषक जातियाँ हैं, दूसरी जातियाँ हैं जो ओबीसी समाज की आती हैं, पशु जो पशु हैं, हमारे जानवर हैं, पशु हैं, उनके लिए संविधान में क्या लिखा हुआ है, और जो नारी है, महिलाएं हैं, उनके लिए क्या लिखा हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें संविधान में, हमने संविधान चालीसा का ये जो मिशन शुरू किया था, तो हमने इसीलिए शुरू किया था कि इसमें हम उन कमज़ोर वर्गों को उनके अधिकार बता पाएँ। और ये हमने पुस्तक एक निकाली जिसमें 40 अनुच्छेद सेलेक्ट करके हमने डाले, जिसमें प्रेम्बल को छोड़ करके, जिसमें नागरिकता से लेकर के और मूल अधिकार, और उसके बाद फिर डायरेक्टिव्स ऑफ स्टेट, वो पॉलिसीज़ वो, और उसमें जो आयोग हैं, SC ST आयोग हैं वो, और अंत में जो मूल कर्तव्य भी हैं कुछ नागरिकों के, भारत के संविधान ने 51A में मूल अधिकार भी दिए हुए हैं, उन अधिकारों पे भी हमने इस पे लिखा सारा का सारा। और एक शपथ बनाई कि भारत के संविधान को बचाना है। बचाना इसलिए क्योंकि जो सरकारें अभी मौजूदा सरकारें या पहले की सरकारें भी थीं, भारत के संविधान के मूल अधिकारों में दिए गए भारत के तमाम वर्गों के नागरिकों को जो अधिकार हैं, उसके विरुद्ध उनको अनदेखा करके पॉलिसीज़ बना रही है, नीतियाँ बना रही है। और उससे हमारे नागरिकों के, क्योंकि इस देश में खाली कोई जाति धर्म का तो देश है नहीं है, इस देश में विभिन्न तरह के धर्म हैं, बहुत सारी जातियां हैं, भाषाएं बोली जाती हैं, कल्चर अलग अलग हैं, यहाँ पर स्टेट अलग अलग हैं, और हर स्टेट की अपनी अपनी तौर तरीके हैं। तो इसमें इसमें विविधता में एकता, डाइवर्सिटी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो हमारा सिद्धांत है मूल इसका, अनेकता में एकता का, जो भारत के संविधान का मूल सिद्धांत है। तो उसके आधार पे तमाम वर्गों का, अगर आप कोई नीति लाते हो, तो आपको उन सब वर्गों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, उनको देखना है कि किसी वर्ग का कोई अधिकार तो नहीं मारा जा रहा हमारी पॉलिसी से, या अहित तो नहीं हो रहा है, या उसको नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है। तो ये सरकारों की जिम्मेदारी है जो वो नहीं निभा रहे हैं। और ये मौजूदा सरकार तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही भारत के संविधान पर अटैक लगातार कर रही है। उनकी नीतियों में साफ दिखाई दे रहा है कि भारत के मूल अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। उनके व्यवहार में, काम करने के तौर तरीक़ों में, उनकी भाषा में, संसद में, विधानसभाओं में, या राजनीति के मंचों पर जब वो राजनेता बोल रहे हैं, तो वो उस भारत के संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध अपनी बात कर रहे हैं। तो इसलिए हमें संविधान चालीसा का ये शुरू करना पड़ा हमें,
लेकिन क्योंकि ये पाठशाला है, क्लास है ये, इसमें तमाम जो लोग आएंगे, विद्यार्थी या संविधान को जानने का इच्छा रखने वाले, लॉ के विद्यार्थी, आम नागरिक, महिलाएं, वो सब जानना चाहते हैं कि हमारे भारत के संविधान में हमारे अधिकार क्या हैं। अभी थोड़ी देर पहले क्लास शुरू होने से करीब आधा घंटा पहले एक लड़की का मुझे फ़ोन आया, और वो उसका पारिवारिक डिस्प्यूट है। उसने एससी अनुसूचित जाति की लड़की है हमारी, उसने पढ़ी लिखी है, उसने किसी अपर कास्ट से शादी कर ली, लव मैरिज हुई, बाद में परिवार ने एंगेज कर दी, दहेज वहेज सब कुछ दिया। अब 1 साल के भीतर भीतर उनके परिवार वालों को उसकी जाति दिखाई देने लग गई और वो उसको बाहर कर दिया। तो पुलिस कंप्लेंट नहीं लिख रही थी। अभी मैंने फ़ोन करके उसको कंप्लेंट के लिए उसको आईओ को मैंने अभी थोड़ा उसको कायदे कानून संविधान बताया, तो उसने कल बुलाया। तो इस तरह संविधान, मैं कहना ही चाहता हूँ इससे कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कि पुलिस का एक आईओ, एएसआई लेवल का कोई अधिकारी, वो दबंग लोगों के प्रेशर में आकर के उनको टाल देता है। उनका अधिकार होने के बावजूद भी उनकी शिकायत दर्ज नहीं होती है, और क्योंकि उनको संविधान का ज्ञान नहीं है, उनको अपने मूल अधिकार नहीं पता, तो वो उससे बहस नहीं कर पाते हैं, उसको बता नहीं पाते हैं, अनभिज्ञ हैं अपने अपने अधिकारों से, अपने कानून में संविधान में दिए हुए अधिकारों से। तो वो आसानी से उनको गुमराह कर देते हैं पुलिस वाले अधिकारी, और उनको एफआईआर नहीं लिखी जाती है, न्याय नहीं मिल पाता है। और इसी वजह से हमें ये बहुत सरल तरीके से हिंदी में हमने इसको बनाया, और इस पे हम करेंगे क्योंकि ये पाठशाला है। तो इस पाठशाला में मैं संविधान का पूरा बताऊंगा, लेकिन आज मैं संविधान का बैकग्राउंड, कि ये संविधान तो अभी बना है, लेकिन इस संविधान का बनने तक का जो प्रोसेस है, बैकग्राउंड है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको जानना चाहिए। और लॉ के स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे जानना चाहिए, क्योंकि जो लॉ के स्टूडेंट हैं उनके पास हर वर्ग का, हर क्षेत्र का हर एक कोई नागरिक आएगा, महिला भी आएगी, एससी एसटी भी आएगा, ओबीसी समाज से भी आएंगे, वर्कमैन भी आएंगे, जनरल वर्कमैन भी, जनरल लोग भी आएंगे। तो हर वर्ग के उसमें हर वर्ग के अधिकार उसमें सुनिश्चित किए हैं भारत के महान संविधान ने। तो वो एक वकील को तो बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि जब आप प्रेजेंट करेंगे वहाँ पर, तो आपको पता होना चाहिए कौन से वर्ग के कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, और उस पर आप न्यायालय से उसको रिलीफ दिलवा सकते हो, न्याय दिलवा सकते हो। तो इसलिए वकीलों को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि मैंने प्रचार किया, और बहुत सारे एक वकीलों की मैं कई मीटिंगों में गया जो अभी एलएलबी कर रहे हैं। जंतर मंतर पे एक दिन 50 वकील बैठे, वो एलएलबी कर रहे हैं। तो मैंने उनको पूछा, भाई संविधान के बारे में मुझे कुछ आपको जानकारी है, पढ़ते हो? तो वकील हैं, स्टूडेंट हैं एलएलबी की, और संविधान की जानकारी नहीं है। जबकि आपको लोअर कोर्ट से अगर रिलीफ नहीं मिले, तो अगर आप हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में अगर अपने क्लाइंट का अपील करेंगे, तो आर्टिकल आपको पता होना चाहिए कौन से आर्टिकल में आपने उच्च न्यायालय में आप अपील दाखिल कर पाएंगे। पीआईएल डाली जाती है तो हाई कोर्ट में पब्लिक लिटिगेशन जो वो डाली जाती है, जनहित याचिका, तो आपको पता होना चाहिए कि उच्च न्यायालय में कौन से अनुच्छेद के तहत आप वहाँ पर डाल पाओगे, सुप्रीम कोर्ट में आप कौन से आर्टिकल के तहत आप जाएंगे। तो जब वकील को हमें जानकारी नहीं होगी, जिसका काम है संविधान को और कानून को लागू करवाना, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए हमारे इसमें आज ये है। तो मैं सबसे पहले जो मैंने संविधान चालीसा लिखा है, इसका मैं पढ़ के बताऊंगा, क्योंकि जो भारत के मूल उद्देशिका है, जो प्रेम्बल है भारत का संविधान का, उस संविधान उसमें से, और भारत का जो मूल ढांचा है और उसका जो बुनियाद है, और वो क्या कहना चाहता है, संविधान के अंदर क्या लिखा है, उद्देश्य क्या है, उसी के तहत, उसी के आधार पे हमने ये संविधान चालीसा को हमने लिखा है, और इसका हम खूब प्रचार कर रहे हैं। कल हो सकता है शायद इस पे गीत भी बन जाए। तो मैं इसको शुरू पहले इसकी भावना को पढ़ते हुए फिर मैं आगे बढ़ूँगा। मैंने पावर पॉइंट ये प्रेजेंटेशन बनाई है, आपके काम आएगी ये। जय संविधान ज्ञान गुण शक्ति अपार, तुम्ही भीम के अचूक हथियार,
यहाँ जो भीम है ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। तुम ही दिलाए ढोल गवार शूद्र पशु नारी को अधिकार, जो पढ़े संविधान चालीसा लगातार, उसके जीवन से मिटे अशिक्षा और अंधविश्वास का अंधकार। संविधान चालीसा की शक्ति निराली, निकट न आवे भ्रष्ट निकम्मे अत्याचारी। संविधान कहे तुम भारत की फुलवारी, सारे नागरिकों को कह रहा है, विविधता में एकता। संविधान कहे तुम भारत की फुलवारी, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के हकदारी। देता तुमको विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी पूरी, बनाता तुम्हें विश्वास धर्म और उपासना का अधिकारी। देता तुमको प्रतिष्ठा और अवसर के समान अधिकार, बढ़ाता व्यक्ति की गरिमा अपार। बंधुता से करता राष्ट्र की एकता और अखंडता का सपना साकार। जय संविधान ज्ञान गुण शक्ति अपार, तुम्ही भीम के अचूक हथियार। तुम्ही दिलाए ढोल गवार शूद्र पशु नारी को अधिकार। ये हमने एक इसका गाना स्तुति हमने संविधान की है, और इसमें जो भारत के संविधान का जो प्रेम्बल है, उद्देशिका है, वो 4 पिल्लर पे टिका है, जिसमें स्वतंत्रता, न्याय, जिसमें समता, बंधुता, और इन चारों के बुनियाद पर ही फंडामेंटल राइट से लेकर के डायरेक्टिव से लेकर के वो तमाम जितने भी आर्टिकल हैं वो उसी के आधार पर हैं कि उनमें ये चारों चीज़ें सम्मानित होनी चाहिए। सबको न्याय मिले, तमाम नागरिकों को, सबको पूर्ण आज़ादी हो, सबको समान अवसर मिले, शिक्षा से लेकर के रोजगार से लेकर व्यवसाय से लेकर के खेलकूद से लेकर के हर क्षेत्र में सब में समान अधिकार पाने का हर नागरिक का बराबर अधिकार है, और सब बंधुता के साथ रहें। एक अखंड भारत, विविधताओं में एकता, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग जातियां, अलग अलग धर्म, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग वेशभूषा, ये इस महान भारत की एकता का, अखंडता का जो पैगाम है, बंधुता, वो हमारे इन चारों, इसमें सब नागरिकों को ये बराबर, ये 4 पिलर जिस पे कि पूरे संविधान की नींव खड़ी है। एक बिल्डिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं तो 4 पिलर होते हैं, तो ये हमारे महान संविधान के स्ट्रक्चर के ये 4 वो मजबूत पिलर हैं कि जो इस संविधान को शक्ति देते हैं। अब मैं आगे बढ़ूँगा। अब हम एक इसके हिसाब से मैं आपको बताता रहूँगा और आप इस पे ध्यान रखें। ये हमारा उद्देशिका, मैं उद्देशिका पहले नहीं लूँगा, मैं पहले अभी जो इसकी बैकग्राउंड है संविधान तक पहुँचने की, जो बैकग्राउंड है कमज़ोर तबकों की, मैं वहाँ पर पहुँचूँगा कि यहाँ का जो इसके अंदर SC ST, जो ढोल गवार शूद्र पशु नारी, महिलाएं, SC ST और जो कमज़ोर पक्ष हैं, उनको जो अधिकार इसमें मिले हैं, उन अधिकारों की जो बैकग्राउंड है वो हमें पता होना चाहिए। यहाँ से शुरू करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन श्री जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में किया गया था। अब नेहरू जी को तो सब जानते हैं ना, वो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री
और ये मनोनीत सरकार थी। भारत के संविधान सभा के जो चुनाव थे, जो संविधान सभा का गठन होना था, उनके चुनाव हुए पूरे देश में, हर पार्टी ने अपने चुनाव लड़े। वो जुलाई 1946 को संपूर्ण हो गए। उसके संपूर्ण होने के बाद फिर अंग्रेज़ों ने एक अंतरिम सरकार बना दी थी, क्योंकि देश को उनको हैंडओवर करना था एक ऐसी जिम्मेदार सरकार को कि जो भारत का संविधान बनाए अपना और उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ तमाम वर्गों के नागरिकों के लिए काम करते हुए आगे बढ़े। इस मनोनीत सरकार में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं थे, जो ये 2 सितंबर 1946 को ये हुई थी। बाबा साहब संविधान सभा का चुनाव बंगाल के उस इलाके से जीते थे जो आज की तारीख में बांग्लादेश में है, वो उनका वो चुनाव क्षेत्र। लेकिन उस समय यूनाइटेड भारत था, ना तो पाकिस्तान था ना बांग्लादेश था। तो वहाँ के बंगाल के उस कंस्टिट्यूएंट असेंबली से उनको मनोनीत करवाया वहाँ लोगों ने, मुस्लिमों ने और दलितों ने, और उन्होंने वहाँ पर चुनाव लड़वा के बाबा साहब को संविधान सभा में भेजा। अब संविधान सभा की जो पहली बैठक थी, ये तो हो गई अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर को, और जो इलेक्टेड होकर के आए थे तमाम मेंबर पूरे देश से, उनकी संख्या थी 379 और उनकी पहली बैठक हुई थी 6 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक जो इलेक्टेड मेंबर थे उसमें बाबा साहब भी थे। और उसके बाद दूसरी बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और उसी के एकदम लगातार उसमें सभा की जो अगली बैठक हुई वो 11 दिसंबर 1946 को हुई, और उसमें 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हुई। उसमें एक तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का आपने नाम सुना होगा, जो पहले राष्ट्रपति थे देश के, उन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया, चेयरमैन ऑफ संविधान सभा। और उसके बाद उसमें एक और चीज़ हुई कि जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत के संविधान कैसा होगा उसकी प्रस्तावना का प्रारूप पेश किया। अब उन्होंने पेश तो कर दिया, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वहाँ थे संविधान सभा में, और उन्होंने उस जो प्रस्तावना का प्रारूप दिया था नेहरू जी ने, उसका उन्होंने विरोध किया। और उन्होंने कहा कि भाई ये तो प्रस्तावना तमाम लोगों पे लागू नहीं होती है। और बाबा साहब ने नेहरू जी को कहा, क्योंकि आप समाजवादी बैकग्राउंड से हैं और आप इतनी हायर एजुकेशन आपने देश विदेश में आपने शिक्षा प्राप्त की है, मैं आपको एक बड़े अच्छे नेता के रूप में देखता हूँ, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो बाबा साहब ने नेहरू जी के उस प्रस्ताव का विरोध किया, और उन्होंने बाबा साहब ने अपना प्रस्ताव दिया, जो आज के भारत के संविधान की जो उद्देशिका है, वो उद्देशिका बाबा साहब ने वहाँ पर उसमें दी थी। अब आप ये समझ लो कि बाबा साहब सरकार में नहीं थे, लेकिन संविधान सभा में थे। लेकिन ये घटना हुई कि जो 14 अगस्त 1947 को भारत का बंटवारा हुआ, 14 अगस्त 1947
1947 को भारत का बंटवारा हुआ, भारत और पाकिस्तान बन गया। उस कारण से बाबा साहब का जो चुनाव क्षेत्र था, जहाँ से वो चुन कर के आए थे संविधान सभा में, अब वो क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, तो बाबा साहब संविधान सभा से बाहर हो गए। और उधर दूसरी तरफ, इधर तो सरकार, आज़ादी की बात चल रही थी अंग्रेज़ों में, और वो लगातार आंदोलन बढ़ते जा रहे थे देश में। लेकिन जो उधर 11 दिसंबर को जो संविधान सभा तैयार हुई थी, जो इलेक्टेड मेंबर थे और उनके चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे, वो सभा जो है संविधान सभा 15 अगस्त 1947 तक रत्ती मात्र भी आगे नहीं बढ़ सकी। उसमें जो उनको भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करना था, उसके सुझाव देने थे, वो उस पर कुछ भी नहीं लिख पाए, वो कुछ कर नहीं पाए, वो तमाम के तमाम लोग। और दूसरी बात ये हुई कि उसमें जब बंटवारा हो गया देश का, तो 389 सदस्यों की जगह पर फिर 299 ही सदस्य रह गए। अब प्रेशर अंग्रेजों का भी था कि भाई अभी संविधान सभा तुम्हारी क्या कर रही है, संविधान, क्योंकि पहली शर्त थी ये भारत के संविधान, भारत को आज़ादी की ये शर्त थी कि भाई आप अपना संविधान बनाएंगे, एक जिम्मेदार सरकार के रूप में काम करेंगे। इसमें मैं आऊँगा क्योंकि ये जुड़ा हुआ है गोलमेज सम्मेलन से। अब जब पूरे 1 साल कोई काम नहीं हुआ, प्रेशर था सरकार के ऊपर कि अब संविधान तो बनाना पड़ेगा ना, तभी तो सरकार चलेगी। तब भारत के सरकार ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने और तमाम लोगों ने, जिम्मेदार लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामने प्रस्ताव रखा कि आपको हम इस मनोनीत सरकार में कानून मंत्री के रूप में हम आपको अडॉप्ट कर रहे हैं, और साथ में आपको जो संविधान सभा की एक प्रारूप कमेटी इसमें गठन कर रहे हैं, और उसका आपको अध्यक्ष, चेयरमैन बनाया जा रहा है। तब बाबा साहब ने कुछ शर्तें रखी नेहरू जी के सामने, और वो तैयार हो गए। तो 17 अगस्त 1947 को बाबा साहब भारत की उस मनोनीत सरकार में देश के पहले कानून मंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली। और 29 अगस्त 1947 को बाबा साहब को संविधान सभा में के अंदर जो प्रारूप समिति का गठन हुआ, उसका उनको अध्यक्ष बनाया गया, और उनके साथ साथ 6 और लोग उनको उसमें उनके साथ उस कमेटी में, प्रारूप कमेटी में उन्होंने रखा। लेकिन उसमें ये हुआ कि बाबा साहब को छोड़ करके बाकी जितने भी लोग थे, बाकी जो 6 लोग और थे, वो सक्रियता से काम नहीं कर रहे थे, ना समय दे पा रहे थे। तो बाबा साहब को अकेले वो काम करना पड़ रहा था। और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि ये जो रिकॉर्डेड भाषण है, जो 7 लोग थे उसमें से संविधान सभा में की प्रारूप समिति के, उन 7 में से एक अहम मेंबर थे श्री टी कृष्णमाचारी। उन्होंने 5 नवंबर 1948 को संविधान सभा के डिस्कशन मीटिंग में, क्योंकि बाबा साहब तब तक अपने बहुत सारे प्रारूप, बहुत सारे उसके अनुच्छेद, बहुत सारे वो अपने वो दे चुके थे सुझाव रिटर्न में, और उनके ऊपर बहस हो रही थी। तो बहस के दौरान उन्होंने 5 नवंबर 1948 को कृष्णमाचारी जी ने अपना वहाँ भाषण दिया। भारत सन में पढ़ के बता देता हूँ आपको। उन्होंने कहा, श्रीमान, मैं सभा के उन लोगों में से एक हूँ जिन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर को बड़े ध्यान से सुना है। जिन्होंने
बी आर अम्बेडकर को बहुत अच्छे से सुना, ध्यान से सुना है। मैं उनके उत्साह तथा उस कार्य की क्षमता से परिचित हूँ जो उन्हें इस संविधान का मसौदा बनाने में करना पड़ा। उन्होंने आगे कहा, साथ ही साथ मेरा यह भी विश्वास है कि इस संविधान के मसौदे पर जो हमारे लिए आजकल इतना महत्व रखता है, जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था, उतना ध्यान मसौदा समिति ने इस पर नहीं दिया है। सभा को शायद यह विदित है कि उसने जो 7 सदस्य नियुक्त किए थे, उसमें से एक ने सभा से त्यागपत्र दे दिया था और उसके स्थान पर अन्य सदस्य रखा गया था। एक का देहांत हो गया था, किंतु उसकी जगह कोई भी व्यक्ति नहीं रखा गया। एक अमेरिका में था और उसकी जगह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं भरी गई, तथा एक और सदस्य राजकार्य में लगा हुआ था, मतलब सरकार में ही कोई होगा। इतने रिक्त स्थान थे। एक या 2 व्यक्ति दिल्ली से दूर थे और संभवतः अस्वस्थ होने के कारण वे उपस्थित न हो सके थे। अंत में यह हुआ कि इस संविधान का मसौदा बनाने का काम अकेले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के कंधों पर आ पड़ा और निसंदेह हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं कि इतने प्रशंसनीय ढंग से उन्होंने इस कार्य को पूरा किया। ये उन्होंने कहा कृष्णमाचारी ने, और यही बात अभी 1-1.5 महीने पहले भारत के चीफ जस्टिस उन्होंने भी कहा कि हम बाबा साहब के, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बहुत कृतज्ञ हैं कि उन्होंने हमें ऐसा महान संविधान दिया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं कि जी ये भी था वो भी था। जो प्रारूप समिति, देखिए सबसे बड़ा होता है ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्ट करना, कोई भी चीज़ को ड्राफ्ट करना। आप उसको ड्राफ्ट करके अगर आप किसी को दे दें तो उसमें कॉमा गलत है, मात्रा ऐसे करनी चाहिए, या स्पेलिंग गलत है, या इसके ऊपर ये होना चाहिए, उसमें 50 कमी कोई भी निकाल दे। लेकिन मुख्य बात होती है कि उसको लिखना, किसी चिट्ठी को, किसी केस को, किसी किताब को, उसको ड्राफ्ट करना, उसको लिखना, ये मुख्य काम होता है, जो सबसे मुश्किल था और जो पिछले 1 साल में संविधान सभा नहीं कर पाई, वो बाबा साहब ने करा। और उसी के लिए ये प्रारूप कमेटी के एक अहम सदस्य ने उनको धन्यवाद अदा किया। ये रिटर्न स्टेटमेंट है। अब मैं आऊँगा, ये तो होगी संविधान सभा में बाबा साहब के पहुँचने की बात। अब इसके थोड़े से और पीछे की बैकग्राउंड में जाते हैं हम। 27 जनवरी 1919, देखिए बाबा साहब भारत में वो अपनी पढ़ाई पूरी करके वो 1918 में सक्रिय हो गए थे। और उसी दौरान जब, क्योंकि उन्होंने गुजरात के जो अपने यहाँ के महाराजा थे गायकवाड़ जी, अहमदाबाद उसके याद आ जाएगा मुझे, अभी गुजरात है वो, तो उसके गायकवाड़ जी, उन्होंने स्कॉलरशिप पर उनको भेजा था पढ़ने। और शर्त ये थी कि जब आप वहाँ से पढ़ के आओगे यूएसए से, तो आपको यहाँ पर डिफेंस सेक्रेटरी के पोस्ट पर आपको यहाँ काम करना होगा। उस शर्त के ऊपर बाबा साहब को उन्होंने स्कॉलरशिप दी थी। और बाबा साहब जब वहाँ से पढ़ के आए तो उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ वहाँ पर उन्होंने बड़ौदा स्टेट के में जा कर के उन्होंने अपनी वो उस पोस्ट पर जा कर के अपनी नौकरी उन्होंने ज्वाइन कर ली। लेकिन वहाँ उनके साथ जो भयानक जातिवाद हुआ उसका उल्लेख करने का भी समय नहीं है। वो बीच बीच में आता रहेगा, जैसे जैसे आती चढ़ती रही कहानी। मैं एक भूमिका बना रहा हूँ बस छोटी सी आज।
तो बाबा साहब ने वो नौकरी छोड़ करके वापस आ गए, और जो उनके साथ भयंकर जातिवाद उस दौरान हुआ, जिससे रूह कांप जाती है, जिसको पढ़ने से उन्होंने तो भुगता उसको। तो उसके बाद बाबा साहब अपने आकर के वो अपने सामाजिक कामों में जुट गए, और इस छुआछात के विरुद्ध उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। इत्तेफाक से 1919 में दो काम हो रहे थे। एक तो रॉलेट एक्ट लागू किया था अंग्रेजी सरकार ने, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध उस समय तकरीबन उस समय ख़त्म हुआ था, और ब्रिटेन उस पहला विश्व युद्ध जीता था, और उसकी आर्थिक हालत बुरी तरह चरमरा गई थी। और वहाँ पर युद्ध के दौरान, क्योंकि पूरा ध्यान युद्ध में था, तो दूसरे जो देश गुलाम थे, क्योंकि ब्रिटेन ने कम से कम 100 से ज़्यादा देशों पे, जो कॉमनवेल्थ, जितने आज की तारीख में कॉमनवेल्थ जो कंट्रियाँ हैं जिनको कॉमनवेल्थ कहते हैं, वो सारी उनके उस समय उपनिवेश थे, उनके गुलाम थे। तो उसमें भारत भी एक है। और भारत में जो मूवमेंट चल रहा था आज़ादी का, तो उसको रोकने के लिए, क्रांतिकारियों को, इनको सबको करने के लिए रॉलेट एक्ट एक आया था, जिसमें कि कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, जैसे आज हो रहा है वैसे ही पकड़ के बस मजिस्ट्रेट को सीधी पावर थी, ना सुने सीधा जेल भेजो पकड़ के, पुलिस को पूरी पावर थी। उसी दौरान भारत में साउथ ब्यूरो आयोग एक कमेटी आई हुई थी, और वो यहाँ के सामाजिक जो ताना वाना था उसके ऊपर वो रिपोर्ट अपनी बना रही थी। उसके सामने 27 जनवरी 1919 को बाबा साहब का पहला स्टेटमेंट हुआ, जो अपने आप में पूरी भूमिका पेश करता है भारत के संविधान की, इसमें कमज़ोर वर्गों के जो अधिकार की। 27 जनवरी 1919 को साउथ ब्यूरो आयोग के सामने बाबा साहब ने पहली बार, यंग थे बिल्कुल, बहुत यंग, पढ़ करके उसी समय आए थे वो, और उनकी कल्पना में उन्होंने बताया उसमें वहाँ पर उनको कि जातिवादी व्यवस्था के चलते यहाँ के जो करोड़ों करोड़ लोग हैं, सदियों से उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया, क्योंकि अंग्रेज पहले पढ़ाई लिखाई के आधार पर वोट का अधिकार था, जिसकी जितनी संपत्ति होगी उसके आधार पर उसका वोट का अधिकार होता था लोगों का। और क्योंकि अनुसूचित जाति जो उस समय अनटचेबल थे, अछूत थे, और महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था, ना वोट का अधिकार था, ना पढ़ने का अधिकार था, ना संपत्ति रखने का अधिकार था। तो बाबा साहब ने उसमें साउथ ब्यूरो कमेटी के सामने जो उन्होंने जो अपनी बात रखी, उसमें जो उन्होंने चिट्ठी दी, ज्ञापन दिया, उसमें दो चीज़ बहुत ही अहम थी। एक तो ये थी कि बाबा साहब ने बताया वहाँ पे आंकड़े दे करके कि ये जो पढ़ाई लिखाई के हिसाब से आप वोट का अधिकार दे रहे हैं, ये अपने आप में खारिज होता है, क्योंकि बहुमत लोग पढ़े लिखे नहीं है भारत में, उनको पढ़ने का अधिकार ही नहीं था, तो पढ़ेंगे कहाँ से। उन्होंने एक स्टडी रखी उस समय, उन्होंने जो मुंबई प्रेसिडेंसी थी, वहाँ पर जो SC ST अनटचेबल थे भारी संख्या में, उनका डाटा रखा कि पूरे अनटचेबल्स में से, अछूतों में से, पूरी मुंबई प्रेसिडेंसी में एक ग्रेजुएट है, और कोई 4-5 लोग उन्होंने दिया है, 4-5 लोग जो 6वीं 7वीं 8वीं पास हैं बस, बाकी बहुमत लोग, मोर देन 99% लोग अनपढ़ हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया एक तो ये कि आप पढ़ाई लिखाई के आधार पर वोट का जो आप ये इसका मैं विरोध करता हूँ, ये ठीक नहीं है, क्योंकि वोट का अधिकार तो सबको होना चाहिए अपनी सरकार चुनने का, अपना प्रतिनिधि चुनने का, चाहे वो पढ़ा लिखा है अनपढ़ है। और जब हमें पढ़ाया नहीं गया तो हमारा वोट का अधिकार आप हमसे क्यों छीनोगे आप ये। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो ये धन के आधार पे आपने किया है, तो इनको तो धन रखने का, ना इन पे धन है, ना धरती है, ना कुछ है, आज तक इन पे रखने को इनको दिया ही नहीं जाता है, और इनको दूसरे काम नहीं, जिससे कि धन आए, तो इनको दूसरे व्यापार नहीं करने जाते। इनके ऊपर परंपरागत थोपे हुए जातिगत पेशे हैं, हीन पेशे, गंदे पेशे, जिनसे इनकी आमदनी नहीं होती है, और वो भी कोई वेजेस नहीं मिलता है, वो बिना वेतन के वो काम इनको करने पड़ते हैं। उन्होंने एक दो उदाहरण दिए कि एक महिला जो सफाई कर्मचारी थी, महार, उसने फल लगाने की एक रेडी लगानी शुरू कर दी,
तो उसके ऊपर केस दर्ज करवा दिया वहाँ उस समय कि भाई तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम तो झाड़ू मारने का है, आप ये कैसे कर रहे हो। तो वहाँ जो अपर कास्ट थे उन्होंने उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया। एक मुंबई की एक मिल में, कपड़ा मिल में, एक अछूत, उसने मुस्लिम बन के, मुस्लिम नाम रख के, मुस्लिम बन के उसने उसमें धागा बुनने वगैरह का काम कर लिया, ड्यूटी नौकरी लग गया। बाद में जब पता चला तो उसको बहुत पीटा, देखिए किस जाति का, बहुत पिटाई की उसकी और उसके साथ केस वेस भी बनवाए। तो बाबा साहब ने कहा कि भाई हमारे पास तो धन है ही नहीं, हमें ये धंधे करने नहीं देते, दूसरे रोजगारों में आने नहीं देते जहाँ पैसा मिल रहा है, और हमारे ऊपर वो काम थोपे गए कि जो हम इनके लिए मुफ्त करते हैं, फ्री करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये धन के आधार पर, संपत्ति के आधार पर वोट का अधिकार और इस शिक्षा के आधार पे, ये तो बिल्कुल बिल्कुल ही, ये तो हमारे खिलाफ ये साजिश है, ये नहीं हो सकता। उन्होंने उसके बारे में बहुत सारे सुझाव, सजेशन दिए उसको, कमेटी को। और जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण सुझाव जो बाद में जाकर के गोलमेज सम्मेलन का बुनियाद बनी, अनटचेबल्स के लिए एक ऊर्जा बनी, जो शक्ति बनी उनके अधिकार मिलने पे, बाबा साहब ने बिल्कुल यंग नौजवान पढ़ के आया उसी समय, उस नौजवान ने कहा कि भैया क्योंकि हमारे साथ जातिगत भेद होता है, हमारे साथ ये हमारी शक्ल नहीं देखना चाहते, तो वोट मांगने हम कैसे जाएंगे इनके पास, ये हमारी बस्तियों में नहीं आते तो ये कैसे वोट मांगने आएंगे, हम अपना कैसे इनको बताएंगे हमारी तकलीफ़ क्या है, ये वोट तो हमसे ले लेंगे डरा धमका करके, मैसेज भेज के, मगर ये एक प्रतिनिधि को जो जिम्मेदारी होगी वो हमारी कैसे पूरी करेगा। बाबा साहब ने बहुत तर्क दिए और उसके बाद कहा क्योंकि हम अछूत हैं, अनटचेबल हैं, हमारे साथ भेदभाव होता है, इसलिए हमें हमारे अपने प्रतिनिधि अपने वोट से चुनने चाहिए। तो बाबा साहब ने भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग रखी, जो बहुत महत्वपूर्ण मांग थी। और इसी मांग के चलते ये जो 27 जनवरी 1919 को उन्होंने मांग रखी अंग्रेज़ों के सामने, साउथ ब्यूरो कमेटी के सामने, उसी मांग के आधार पे जो आज हमारा पॉलिटिकल रिजर्वेशन है वो SC STs का, वो वही आधार है। इसके बाद बाबा साहब का मूवमेंट चलता रहा। फिर वो 1919 के बाद वो, क्योंकि वो जब आए थे वहाँ इंग्लैंड से, तो उन्होंने मुंबई के कॉलेज में वो प्रोफेसर हो गए थे। करीब 1.5-2 साल उन्होंने प्रोफेसरी की, उसमें वो इकोनॉमिक्स पढ़ाया कर, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स ये दोनों ऐसे बड़े विषय पढ़ाते थे वो। लेकिन वहाँ भी उनके साथ जातिवाद होता था। विद्यार्थियों में तो वो बहुत फेमस हो गए थे क्योंकि पढ़ाने का तरीका उनका बढ़िया तरीके से, लेकिन जो साथी टीचर थे, प्रोफेसर थे, वो उनके साथ जातिगत, पानी पीने तक का, खाने तक के हर चीज़ में उनके साथ वो जातिवाद को घोर करते थे। उसके बाद उन्होंने वो छोड़ी, प्रोफेसरी नौकरी छोड़ी और वो फिर इंग्लैंड चले गए। वहाँ फिर वो कानून की पढ़ाई की उन्होंने, बार एट लॉ वगैरह उन्होंने वहाँ से की, बैरिस्टर बन के आए। और फिर उसके बाद वो 2022 में भारत लौटे। 2020 में गए थे, 2022 में फिर लौटे और फिर उन्होंने आकर के अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाया। और 2024 में उन्होंने समता सैनिक दल का गठन करके आगे बढ़े। जबकि 2020 में वो इंग्लैंड जाने से पहले पढ़ाई के लिए वो एक समाचार पत्र भी उन्होंने शुरू किया था, उसमें मैं बाद में आऊँगा। तो ये जब लड़ाई शुरू हो गई, बाबा साहब लौट आए पूरी तरीके से पढ़ाई वढ़ाई करके, और जब उन्होंने मोर्चा संभाल लिया, समता सैनिक दल बना के एक दो मुखपत्र भी निकाले उन्होंने, और उसको चला करके उन्होंने जिस तरह से मूवमेंट शुरू किया, क्योंकि अंग्रेज बाबा साहब को जानते थे, पूरी दुनिया में उनके नाम का डंका था। जब वो अमेरिका में पढ़ रहे थे तो उन्होंने अपनी एक थीसिस लिखी थी जातियों के ऊपर, भारत में जातियाँ, और उसके ऊपर एक नाम है, बढ़िया नाम, उसका बड़ी ज़बरदस्त चर्चा वहाँ पर हुई थी। और दूसरी बात, जब बाबा साहब अपनी अर्थशास्त्र की PhD कर रहे थे इंग्लैंड में, तो तब उन्होंने अपनी थीसिस जमा करनी होती है PhD करते समय, तो बाबा साहब ने इंग्लैंड में अंदर अंग्रेज़ों के घर में घुस के
तब उन्होंने उसके ऊपर अपनी जो थीसिस लिखी थी उसका नाम था प्रॉब्लम ऑफ रुपी, जो एक डॉक्यूमेंट, एक महान दस्तावेज बना और अंग्रेज़ों की पैर हिल गए, धरती निकल गई उनकी कि कल का छोकरा ये इसने उनकी अर्थव्यवस्था जो 150 देशों से ज़्यादा पे राज कर रहे हैं वर्षों से, उनकी अर्थव्यवस्था को ही चुनौती दे दी इंग्लैंड में बैठ कर कि तुम्हारी तो ये अर्थव्यवस्था ही खराब है। इसलिए बाबा साहब को मेरा कहने का तात्पर्य है कि बाबा साहब को वहाँ तमाम लोग, अंग्रेज तब सब लोग, पूरे देश दुनिया जो भी, वो सब उनको जानते थे। बाबा साहब को उन्होंने अपनी स्टूडेंट विद्यार्थी जीवन में ही अपनी ख्याति प्राप्त कर ली थी, अपने ज्ञान का लोहा मनवा दिया था पूरी दुनिया को। और इसी वजह से जब वो आंदोलन में कूदे, यहाँ पर आकर के पूरी तरह से फुल फ्लैश वकील बन के जब उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की और उन्होंने केस लड़ने शुरू करे हमारे जो अनटचेबल्स के, और ऐसे ऐसे केस जीतने शुरू करे कि जो बड़े बड़े वकील नहीं जीत सकते। फिर बाबा साहब ने 2023 में एक कानून पास हुआ महाराष्ट्र में कि जो जितने भी तालाब हैं, कुएं हैं जिसमें पीने का पानी है, जिनको सरकार पैसा देगी, नगर पालिका जिसका वहन करेगी, उसका खर्चा उठाएगी देख रेख का, उससे सारे नागरिकों को पानी लेने का अधिकार होगा। और 2024 में उस नगर पालिका ने वो नियम को लागू कर दिया, उस प्रस्ताव को। लेकिन महाड नगर पालिका महाराष्ट्र में, नाम भी सुना होगा, चावदार तालाब जो महान आंदोलन बाद में जाके खड़ा हुआ, वहाँ बाबा साहब ने जब वहाँ पर 2024 में अपने लोगों को कहा भी यहाँ पानी, उसमें 1924 में कि आप पानी वानी ले सकते हो, तो वो पानी लेने जब हमारे लोग गए तो उन्होंने, दबंगों ने उनकी पिटाई उटाई करनी शुरू करी, अत्याचार शुरू किए सरकारी आदेश होने के बावजूद। तो बाबा साहब ने चिट्ठी पत्रियाँ लिखी सबको, सरकारों को। लेकिन 1925 और 26 में उनके मूवमेंट के दौरान बाबा साहब को मुंबई महानगर पालिका में सदस्य के रूप में उनको अडॉप्ट कर लिया गया, उनको मनोनीत कर लिया गया। और बाबा साहब ने, क्योंकि बाबा साहब को पता था कि 1927-28 में साइमन कमीशन भारत आएगा, जो सामाजिक, यहाँ के सामाजिक ताने वाने पर अपनी वो रिपोर्ट पेश करेगा, क्योंकि जो साउथ ब्यूरो कमेटी में उन्होंने बयान दिया था उससे खलबली मच गई थी। तो इसीलिए बाबा साहब ने 20 मार्च 1927 को चावदार तालाब के ऊपर अपना आंदोलन, अछूतों को पानी पीने का, इस देश में पानी पीने का अधिकार, सार्वजनिक तालाबों से, कुओं से लेने के अधिकार के लिए उन्होंने सत्याग्रह शुरू कर दिया। और वो सत्याग्रह में इतना तेज उनके ऊपर अत्याचार हुआ, जो प्रदर्शनकारी थे इंक्लूडिंग बाबा साहब, वो दबंगों ने वहाँ पर उनके खिलाफ, को पानी लेने के आंदोलन के खिलाफ उसको कुचलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। बाबा साहब के खिलाफ केस भी दर्ज कराए, क्योंकि वो खुद वकील थे, लड़ रहे थे। लेकिन वो आंदोलन लंबा चला और 25 दिसंबर 1927 को तो ये नौबत आ गई कि बाबा साहब ने इतने क्रुद्ध हुए, वो इतने गुस्से में आए, इतने उनको तकलीफ पीड़ा हुई कि उन्होंने इस मूवमेंट के दौरान मनुस्मृति का को उसका दहन किया, उसको जलाया। उसके बाद 1928 में ये मूवमेंट हो गया, चल गया। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। ये 2-4 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि आज ये भूमिका बना के हम अगले उससे चलेंगे। क्योंकि भारत के संविधान को समझना है तो उसकी भूमिका को समझना पड़ेगा। भारत में बहुत सारे लोग कहते हैं रिजर्वेशन क्यों है, SC ST का अलग से वो क्यों है, जातिगत रिजर्वेशन महिलाओं के लिए, सब उन चीज़ों के लिए, कमज़ोर वर्गों के लिए, इसमें सब चीज़ें क्यों हैं। तो इस भूमिका को समझना होगा कि किस परिवेश में बाबा साहब ने वो तमाम उन लोगों के अधिकारों को उसमें पिरोया, भारत के महान संविधान में, जो इस देश में विक्टिम थे, सताए हुए थे,
साइमन कमीशन आया, जहाँ एक तरफ कांग्रेस और दूसरे लोग उसका विरोध कर रहे थे, वहाँ पर बाबा साहब ने लाहौर में जा कर के साइमन कमीशन के सामने 400 पेज की अपना प्रतिवेदन उनको सौंपा। साइमन कमीशन के सामने उनका प्रॉपर उन्होंने अपनी बात को रखा, उनका इंटरव्यू हुआ, सवाल जवाब हुए और 400 पेज का उन्होंने वहाँ पर प्रतिवेदन रखा। और बाबा साहब ने स्पेसिफिक मांग की कि जितने सरकारी नौकरियां हैं उन तमाम सरकारी नौकरियों में अनटचेबल्स को यानी अछूतों को उसमें नौकरियां मिलनी चाहिए, उनका रिजर्वेशन, उनका हिस्सेदारी फिक्स होनी चाहिए। यहाँ से पैटर्न आया। इस साइमन कमीशन के सामने जो प्रतिवेदन दिया उसमें सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन का हिस्सेदारी अर्थात हिस्सेदारी का जो मांग पहली बार बाबा साहब ने इसको उठाई। और उसके बाद जब साइमन कमीशन चला गया तो फिर 1930 में गोलमेज सम्मेलन शुरू हुए। 1930 से लेके 1932 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। तीसरा तो खैर इतना महत्वपूर्ण नहीं था। जो पहला और दूसरा, और ख़ास तौर पे दूसरा बहुत महत्वपूर्ण था। इस पे कल मैंने एक वीडियो भी डाला था, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। वहाँ साइमन कमीशन ने, वहाँ गोलमेज सम्मेलन में दूसरे बाबा साहब ने जो अपने तर्क वितर्क दिए, उसके बाद अंग्रेज़ों ने कुछ जमात थी, जैसे मुस्लिम थे, एंग्लो इंडियन थे, सिख थे और अछूत थे, अनटचेबल्स थे, पारसी थे। इन तमाम जो अल्पसंख्यक जो समुदाय थे, कमज़ोर समुदाय थे, इनको सेपरेट इलेक्टोरल दिया, पृथक निर्वाचन मंडल। लेकिन जो अछूतों को उन्होंने ख़ास तौर पे विशेष चीज़ दी, पृथक निर्वाचन मंडल के अलावा उन्होंने जो विशेष चीज़ दी वो 2 वोट का अधिकार दिया। ये सबसे अपने आप में एक यूनिक बात थी। सेपरेट इलेक्टोरल तो है ही सबका, लेकिन 2 वोट का अधिकार, उसके मायने क्या हैं? उसके सीधे सीधे मायने ये हैं कि आपका अलग तो अपना खुद का आपका इलेक्टोरल रहेगा जिसमें आप लोग चुनाव लड़ेंगे। दूसरा बात ये कि प्रतिनिधि आपका एक वोट तो आपके लोग वोटर अपने प्रतिनिधि को देंगे, जनप्रतिनिधि को, जो अनटचेबल्स में से होगा उसको वोट करेंगे, उसको जनरल के वोट की ज़रूरत नहीं है। और 1 वोट अनटचेबल जनरल का जो कैंडिडेट होगा उसको भी कास्ट करेगा। अब 2 डबल फायदे यहाँ पर। एक बड़ा फ़ायदा कि जो हमारा प्रतिनिधि खड़ा हो रहा है चुनाव में, उसको किसी तरह का प्रेशर नहीं होगा कि मुझे जनरल के भी वोट चाहिए। जैसे आज हैं ये जो संयुक्त चुनाव प्रणाली है जिसमें सीटें तो रिजर्व है हमारी, मगर जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां हमारे SC ST के बंदों को टिकट देती हैं तो सदन में जा कर के बोल ही नहीं पाते, क्योंकि व्हीप जारी कर देते हैं। वो पार्टियों के अध्यक्ष तो दूसरे ही हैं ना। और फिर उनको लगता है कि भाई अगर हम खाली SC ST के बारे में बोलेंगे तो फिर जनरल का वोट भी चाहिए होता है, वो नहीं देगा हमें। तो यहाँ पर डबल वोट के अधिकार में सबसे बड़ी बात ये थी कि एक तो जो हमारा चुना जाएगा प्रतिनिधि, वो अपने ही वोट से चुना जाएगा, उसको चिंता नहीं है दूसरे की वोट की, तो वो खुल के काम करेगा, आवाज़ उठाएगा अपने लोगों की, उनके अधिकारों की, उनके विकास के बजट मांगेगा, स्कीम्स लाएगा, खुल के अपने लोगों के लिए खुल के बात करेगा। और दूसरी बात, जिस जनरल को एक वोट देना हमारे वोटर ने, दूसरा वोट, तो फिर उसको भी कंडीशन रखी जाएंगी कि भाई आपने हमारे भी यहाँ पे, हम आपको वोट तो कर रहे हैं, जिता रहे हैं, फिर आपने हमारे बजट का, शिक्षा का, रोजगार का, हमारे न्याय का, हमारे अधिकारों को, फिर आपने हमारी बात आपने सदन में, हमारे अधिकार, हक हकूक़ों की लड़ाई आपने लड़नी है। तो दो तरह से विकास होता तेजी से और 2 तरह से प्रोटेक्शन मिलता। लेकिन इत्तेफाक से श्री गांधी जी 20 सितंबर 1932 को बैठ गए यरौदा जेल में। उन्होंने अनशन खोल दिया कि भाई अछूतों को ये डबल वोट का अधिकार क्यों मिला, इसको वापस लिया जाए। क्योंकि उन्होंने 1932 में भरी सभा में कहा था गोलमेज सम्मेलन में कि अगर अंग्रेज मुझे आज़ादी देते हैं और उस आज़ादी में अछूतों के अधिकार होंगे
तो मुझे वो आज़ादी नहीं चाहिए। अब वो कैसे बर्दाश्त करते कि इनको इतना बड़ा अधिकार मिल गया, पॉलिटिकल अधिकार, वो भी डबल वोट के राइट के साथ। तो वो भूख हड़ताल पे बैठ गए, अनशन पे, और फिर पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट इस देश के जो अनटचेबल्स हैं, SC STs हैं, बाबा साहब ने अपनी बुद्धि बल से, ज्ञान से, क्योंकि वो अकेले थे, उनको वो छोड़ना तो पड़ा, पृथक निर्वाचन मंडल, डबल वोट का राइट। लेकिन उन्होंने, क्योंकि गांधी जी ने कहता था जो मर्जी मांग ले भाई, लेकिन ये छोड़ दो, तो बाबा साहब ने एजुकेशन से लेकर के और सीटें, रिजर्व सीटें और सारी चीज़ें, शिक्षा का बजट, ये तमाम चीज़ें भर भर के उसमें पूना पैक्ट में बाबा साहब ने वो एग्रीमेंट 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में गांधी जी, कांग्रेस अर्थात कांग्रेस और बाबा साहब के बीच में वो साइन हुआ। और इसीलिए बाबा साहब जाना चाहते थे संविधान सभा में, और संविधान सभा में लगातार अड़ंगे लगा रही थी कांग्रेस बाबा साहब को रोकने के लिए। बाबा साहब की SC ST फेडरेशन, जो पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने दूसरी बनाई थी, संविधान सभा के चुनाव उसी पार्टी के बैनर पे लड़े, तमाम सीटें हार गईं, बाबा साहब खुद भी हार गए। फिर मुस्लिम लीग ने एक सीट खाली की थी, जो आज बांग्लादेश में वो है चुनाव क्षेत्र, उस समय यूनाइटेड भारत था। तो वहाँ से मुस्लिम लीग ने और हमारे अनटचेबल्स ने, अछूतों ने, वहाँ बाबा साहब को बुला करके कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़के, कांग्रेस के नेताओं ने कह दिया था, अंबेडकर के लिए हमने संविधान सभा की दरवाजे तो छोड़ो, उसकी खिड़की रोशनदान तक बंद कर दिए हैं, और उन्होंने कहा कि हम देखते हैं कैसे अंबेडकर आएगा संविधान सभा में। तो मुस्लिम लीग ने और इस देश के अछूतों ने मिल कर के बाबा साहब को वहाँ से चुनाव लड़वाया, उन्होंने अपनी सीट खाली की, बाबा साहब को चुनाव लड़वाया और संविधान सभा में भेजा। फिर वो इत्तेफाक के बाद तिकड़म फिर हो गई कि जब 1947 को जब बंटवारा हुआ, तो फिर वो सीट फिर वहाँ पाकिस्तान में चली गई थी। वो पूर्वी पाकिस्तान था, जो आज की तारीख में बांग्लादेश है। लेकिन चूंकि संविधान पे काम ही नहीं हुआ, तो बाबा साहब को मजबूरी में कांग्रेस को कानून मंत्री बनाना पड़ा, और उसके बाद मजबूरी में जो संविधान सभा के अंदर एक प्रारूप कमेटी का गठन हुआ और उसके उनको चेयरमैन बनाया गया। और उसके बाद बाबा साहब ने अपने काम शुरू किया, और इस पे जो प्रेम्बल है मैं एक बार पढ़ूंगा। जो सबसे पहला काम उन्होंने जो सुझाव दिया था वहाँ पर 11 दिसंबर 1946 को जो पहली तीसरी मीटिंग थी संविधान सभा की, उस समय की, बाबा साहब उस समय थे, नेहरू जी के प्रस्ताव के खिलाफ जो उन्होंने प्रस्ताव दिया था, उसको उन्होंने उद्देशिका के रूप में बाबा साहब ने लिखा, और उस उद्देशिका को मैं पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत प्यार करता हूँ। ये समझो, उद्देशिका इस आत्मा है भारत के संविधान की, इस भारत के लोगों की। इस उद्देशिका को तो सबको रट लेना चाहिए। हम भारत के लोग, जो पहली लाइन है, यही अपने आप में यूनिक है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को ये थोड़ा सा उसमें कम है, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखना पड़ा। समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को
एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकार अधिनियमित और आत्मप्रतित करते हैं। ये उद्देशिका जो बाबा साहब ने बनाई, और इसके ऊपर इस उद्देशिका में के आधार पे ही बाबा साहब ने तमाम संविधान को पूरा तरीके से इसको वो चीज़ें डाली जो मैं अब अगली बार से इस पर कोशिश करूँगा, दूसरे तीसरे दिन में समय निकाल के अब भारत के संविधान पर हम चर्चा करेंगे कि 4 पिलर जो इसमें दिए हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ये चारों पिलर को बाबा साहब ने जो स्ट्रक्चर खड़ा किया है, किस तरह से फंडामेंटल राइट्स में, डायरेक्टिव्स में, नागरिकता में और तमाम उन चीज़ों में कैसे पिरोया है उन्होंने, किस खूबसूरती के साथ, उस पर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए मैं इतना ही, और अभी मैं ओपन कर रहा हूँ कि हमारे साथी कुछ सवाल कुछ करना चाहते हैं इस पे, आज के इस चर्चा पे, डिस्कशन पे, तो आपका स्वागत है। क्योंकि अब आगे से अगले 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 एपिसोड में प्योर संविधान के अनुच्छेद वाई अनुच्छेद चर्चा होगी। जी, कोई हमारे साथी कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं? नहीं, वो अलग अलग, क्योंकि अलग जैसे सीटें तो रिज़र्व भी होती ना। अब आपकी कंस्टिट्यूंसी एक अलग है, ठीक है ना, अब आपकी कंस्टिट्यूंसी अलग है, उसमें आपका कैंडिडेट है, और दूसरी कंस्टिट्यूंसी है जो दूसरे को जनरल के लिए है, क्योंकि आपको तो सीटें तो रिज़र्व भी होती ना। जो उसमें था डबल वोट के, जो आपका सेपरेट इलेक्टोरल है, तो वो आपकी अपनी सीटें रिज़र्व होंगी जो अनटचेबल्स की, तो वो उसकी भी वोट करेगा। और एक जो उसके जो दूसरी कंस्टिट्यूंसी में जो रिज़र्व है, वो दूसरा वोट उसको भी कास्ट करेगा। तो ये उन्होंने कहा, क्योंकि कंस्टिट्यूंसी मान लो 100 है, तो 100 में हमारा कितना परसेंट, 10% मान लो सीटें हैं, 10 सीटें हैं, तो 90 सीटें पे तो जनरल आ रहे हैं ना, और उसमें मुस्लिम भी हैं, दूसरे भी हैं। उन्होंने इस तरह से ढांचा बनाया था। तो उसको उन्होंने, गांधी जी ने कहा कि ये तो अलग अलग ठीक नहीं है, ये तो हिंदू धर्म को तोड़ देंगे, और इसलिए इनको संयुक्त चुनाव प्रणाली में होनी चाहिए, जिसमें कि सीटें रिजर्व हों और सब एक दूसरे को वोट करें। जी जी, और कोई साथी कुछ पूछना चाहते? बड़ी टेक्निकल बातें हैं, इनको समझने में बहुत सारे साल लग गए, कोई बात नहीं। और कोई साथी पूछना चाहते हैं? हाँ जी, कविता जी, हेलो। हम्म, हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। हाँ, मैं भेज दूंगा, पीडीएफ बना दिया मैंने, इसको इसको मैं भेजूंगा। अभी मैं इसको और बेहतर करूंगा, क्योंकि देखो ये मुझे परसों ही सिखाई मुझे उन्होंने, सचिन जी ने, ये स्क्रीन शेयर करनी। और ये पावर पॉइंट का मुझे पता ही नहीं था, मुझे भी, तो मेरी बहू है कावेरी, उसने बताया कि इस पर ऐसे बना सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। इसको मैं और बढ़िया तरीके से, इसको अब से आऊँगा तो पूरे अनुच्छेद वाइज पूरा करके ऐसे लाऊंगा कि सबको वो मिलते रहें, हर बार मिलते रहें, तो इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठें। तो इसकी तो कॉपी मैं भेज ही दूंगा आपको, है ना। और इस पे जो है, इस पे हम धीरे धीरे ना इसको बना के एक पुस्तक टैब भी लिखते रहेंगे। ठीक है जी। हाँ, तो और वैसे कैसा लगा, कुछ ठीक लगा जो बैकग्राउंड बन रहा है इसका? हेलो। जी। हेलो। हाँ जी। अच्छा, अरे, तो आप तो खिलाड़ी हो, आपको तो बाबा साहब के बारे में बहुत चीज़ें कोई पता बात नहीं, कोई बात है नहीं, ना। मुझे पता है। अभी तो मुझे खैर पता ये है। संविधान 40 हमने इसीलिए इसीलिए किया है कि ये इस पे। जी।
और एक चीज़ और करना, वहाँ गूगल पे संविधान चालीसा डाल लेना, उसमें मेरे बहुत सारे भाषण पढ़े संविधान चालीसा पे, जो मैंने भाषण के रूप में बहुत सारे अनुच्छेद, बहुत सारी चीज़ें मैंने बोली हैं लगातार, बहुत सारे हैं जो लाखों लाख लोगों ने देखे हैं। संविधान चालीसा आप डालोगे यूट्यूब पे और उस पर तो सारे हमारे वीडियो आ जाएंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि ये क्लास है तो इसको क्लास को उसी तरीके से अब करना है, और मैं समर जी से अपील करूंगा कि हमें और चीज़ें सिखाएं इस पे, कि किस और क्या बढ़िया हम इस पे कर सकते हैं, इसमें स्क्रीन शेयरिंग के साथ, और इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो इस पे भी हमें थोड़ा सा बताएं, क्योंकि जी हाँ हाँ, यस, जी जी, हाँ वो तो वो ठीक है, लेकिन लेकिन मैं आपसे एक चीज़ कह रहा था कि वो आपकी जीपीटी है ना, वो चैट जीपीटी, वो एक्चुअली थोड़ी सी खतरनाक है। एक तो ये कि आपका आपका जो है ना स्किल्स, जो है ना, जो लिखने का स्किल्स है, जो काम मैं अपने दिमाग से लिखूंगा, अपने एफर्ट से लिखूंगा, अब वो मेरा काम, मैंने एक शब्द टाइप कर देना है, उसने सब कुछ लिख देना है, तो मैं तो फिर जीरो हो गया ना, भविष्य के लिए ख़त्म हो गया मैं तो। हम्म। नहीं वो तो ठीक है, वो तो मैं तो वो करता है, लेकिन ये इसमें मैंने एक चीज़ और सुनी है कि ये सीधे बात करता है आपसे, और ये सुसाइड तक के लिए भी एडवाइस करता है, बताता है, अगर आप कोई पूछता है तो। मतलब जैसे एक वो आया था ना, एक वो सॉफ्टवेयर जो बैन हो गया था, उस पे भी मतलब उस ये भी मतलब एक तरह आदमी की तरह ही बात करता है ये आपसे। हम्म, 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 बहुत बढ़िया। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूँ, वो सब कुछ कर रहा है तो हम क्या करेंगे अगर सब वही कर देगा चैट जीपीटी, तो फिर हम क्या करेंगे। हाँ ठीक, राइट राइट, चलिए चलो, चलो सीख तो रहे हैं, नहीं बहुत इंटरेस्ट आता है आपकी क्लास में। और दूसरा है कि आपको एक क्लास लेनी पड़ेगी, हमारे जो बाकी टीचर हैं उनको वो स्क्रीन शेयरिंग और ये सब बनाने नहीं आते हैं, तो आपको कंप्यूटर में कैसे सिखाना है, क्योंकि जो जो लोग देख रहे हैं तो उनको उस तरह से बड़ा इंटरेस्ट आता है। जैसे आज मैंने ये इस पर पावर पॉइंट पे मैंने प्रेजेंटेशन दी है, तो इसका एक एक मैसेज जाता है, एक बहुत बड़ा, एक क्लास के रूप में दिखाई देता है। तो इनको भी आप एक क्लास किसी दिन समय निकालें ऑनलाइन, तो आप इनको थोड़ा बताएं कि किस तरीके से हम कंप्यूटर पे क्लास के रूप में हम इसको इस्तेमाल करें। तो सभी साथी जी जी जी, हाँ बोलिए। अच्छा हाँ, ये तो मुझे भी ये बताना जी 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 जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। जी हाँ, जी जी, चलिए ठीक है, उसके कर जी जी, ओके ठीक है। तो उनकी है ना एक ऑनलाइन मीटिंग अलग से बुला लेंगे, उनसे बात करके आपके साथ, तो आप उनसे, नहीं तो आप एक काम करें ना, 7 तारीख को हमारा उसका ऑडिशन है, लास्ट ऑडिशन है, सुबह 10 बजे से, संडे है। तो अगर आपको टाइम मिले तो आप वहीं आ करके, वो सारे लोग होंगे, तो आप कर सकते हैं, बढ़िया रहेगा, सामने सामने हो जाएगा। हैं, हाँ हाँ, तो सबके, हाँ, नहीं तो ये तो दे ही देना, बाकी लोग के काम आएगा, ठीक है ना। जी जी
हाँ वही वही, राइट राइट। आप, राइट राइट। अब इसको जनरलाइज नहीं करना, अब उसको ना दो दो तीन तीन लोगों के साथ क्लास, क्योंकि हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं तो लोगों तक पहुंची जाएगी। तो इसको क्लास के रूप में ही अब करना है, जो लोग स्टूडेंट्स हैं तो उसी के, क्योंकि उनसे आपकी चर्चा भी हो, उनको करवाओ भी, तो वो दुनिया तक जाएगी, ठीक है ना। हम्म, प्रॉपर बता रही हैं कर, यस यस यस। राइट, यस, ठीक, राइट। चलो ठीक है सर, टाइम ओवर हो गया है। और सबका धन्यवाद, हाँ, सुनने के लिए, थैंक यू। चलिए बाय। बाय, थैंक यू, गुड नाइट।